आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में रियासत में खवातीन को बेहतर मकाम दिया गया है। पार्टी सियासत में खवातीन को मौके फराहम करते हुए उनको आगे बढ़ाने की सिमत काम कर रही है। पार्टी के सरकारी ट्विटर हैंडल की जानिब से इस खुसूस में ट्वीट किया गया, जिसको तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर व वजीर आला KCR की दुख्तर के कविता ने रीट्वीट किया। इस ट्वीट में कहा गया है कि इदारे जात मकामी में खवातीन को वजीर आला ने 50% रिजर्वेशन दिया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इजाफी 10 सीटें खवातीन के लिए अलॉट की गई हैं। मेयर और डिप्टी मेयर हैदराबाद में खवातीन को बनाया गया। रियासत भर में मार्केट कमेटियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम किया गया। सियासत में खवातीन को मौके फराहम करते हुए उनकी तरक्की के लिए TRS हुकूमत इक़दामात कर रही है। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि मुख्तलिफ सड़क हादसात में हलाक TRS के कारकुनों के खानदानों को इंश्योरेंस कंपनियों से 46 करोड़ 84 लाख रुपए की रकम दी गई। TRS के कारकुनों का पार्टी की जानिब से इंश्योरेंस करवाया गया और मुख्तलिफ हादसात में हलाक उन कारकुनों के खानदानों को ये इंश्योरेंस की रकम दी गई है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR, जो वज़ीर आला KCR के फर्जंद और रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं, इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि उनकी पार्टी ने ताहाल इंश्योरेंस के प्रीमियम की रकम के तौर पर 47 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम इंश्योरेंस कंपनियों को दी है। साथ ही हादसात में हलाक 2345 कारकुनों के खानदानों को इंश्योरेंस की रकम के तौर पर 46 करोड़ 84 लाख रुपए दिए गए, जो इंश्योरेंस कंपनियों से हासिल किए गए। KTR की जानिब से इस खुसूस में महलूक कारकुनों के खानदानों को दी गई रकम के साथ उनके अरकान खानदान की तस्वीर को भी ट्विटर पर पोस्ट किया गया। उनके इस पोस्ट को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि रियासत में TRS की रुकनियत साजी मुहिम जारी है और बरसरे इख्तिदार जमात ने दावा किया है कि वो रियासत की वाहिद पार्टी है जो अपने कारकुनों का इंश्योरेंस करवाती है और हादसे में उनकी मौत पर उनके खानदान को इंश्योरेंस की रकम मिलती है। पार्टी अपनी तरफ से उनके इंश्योरेंस के प्रीमियम की रकम अदा करती है। TRS ने हर असेंबली हल्के से 50,000 अफराद को कारकुन बनाने का निशाना रखा है। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि ज़राअत के शोबे में ईजाद होने वाली असरी टेक्नोलॉजी के बेहतर नतायज बरामद होते हैं तो ऐसी सूरत में न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि ज़राअत के शोबे में इनकलाब बरपा होगा। उन्होंने मशहूर ज़राई साइंसदान डॉक्टर G रेड्डी श्याम सुंदर की जानिब से तैयार करदा स्नेहिता क्रैप केयर क्लिनिक सेंटर का नलगुंडा जिले मुस्तकर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साबिक तालिब इल्म जगन की जानिब से इस क्लिनिक के लिए तैयार करदा एक ऐप को भी जारी किया। बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि ज़राअत के शोबे में असरी टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा दौरे हाजिर की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़राअत की सरगर्मियों में इंसानी अमलो दखल को ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि मौजूदा दौर में मजदूरों की काफ़ी किल्लत पाई जाती है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असेंबली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने मोडा मार्केट में अपनी रुकनियत हासिल की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रुकनियत हासिल करने के दौरान अपनी मुकम्मल तफसीलात दें ताकि इंश्योरेंस के दौरान किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश न आए। उन्होंने कहा कि 65 लाख रुकनियत वाली TRS जमात है। उन्होंने कहा कि इस बार फोटो शनाख्ती कार्ड भी जारी किए जाएंगे। रुकनियत साजी मुहिम के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया गया है। हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी एक खानदान की तरह रहने वाली पार्टी है। అసలు దేశంలో 65 లక్షల మెంబర్షిప్ ఉన్న పార్టీ ఎక్కడ లేదు. అయినప్పటికీ ఇన్సూరెన్స్ కూడా దీంట్లో ఒక 2 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ కూడా వాళ్ళకు వస్తుంది. అయితే దాని డీటెయిల్స్ అని పెట్టుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డు వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఈసారి అందరికీ ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇస్తున్నాం. ఐడెంటిటీ కార్డుతో పాటు దాంట్లో ఒక చిప్ ఉంటుంది. ఆ చిప్ ద్వారా ఏంటంటే మన సనత్ నగర్ నియోజకవర్గంలో ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో మీరు వీడియో ద్వారా చూసుకోవచ్చు ఆ చిప్లో. కాబట్టి ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. రెండోది అందరికీ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డు అనేది ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటుంది కానీ ఇప్పటివరకు జరగలే. ఫస్ట్ టైం మనం ఇస్తున్నాం. కాబట్టి రెండోది ఏంటంటే మనకున్న సమయం కూడా మీకు ఇచ్చినటువంటి బుక్స్ కూడా
మీకు యాక్టివ్ మెంబర్షిప్. కాబట్టి ఇది కూడా 15 రోజులు టైమే ఇచ్చారు. కాబట్టి దయచేసి నాయకులు ఇక్కడ దీంట్లో ఏంటంటే మన కార్పొరేటర్ గారు, మాజీ కార్పొరేటర్ గారు, లేకపోతే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు దీనికి బాధ్యత కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇది మన ఫ్యామిలీ పార్టీ కాబట్టి. रियासती वुज़रा एरावली दयाकर राव और कोप्पुला ईश्वर, प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार, मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा और दूसरों ने बीसी कमीशन के साबिक रुकन जय गौरी शंकर की तहरीर करदा एक ही एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। गौरी शंकर ने इस किताब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक और रियासत की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 6 साल के दौरान अंजाम दिए गए तरक्याती और फलाही कामों का अहाता किया है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुनक़िदा एक तकरीब में गवर्नमेंट विप बालका सुमन, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरी, साबिक सदर नशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन चक्रपनी के अलावा टीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वुज़रा ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक बरता गया था, उसके खिलाफ केसीआर ने तनहा तौर पर आंध्राई क़यादत का मुकाबला करने टीआरएस की तश्कील अमल में लाई थी। तकरीबन 16 साल तक तेलंगाना तहरीक को घर घर पहुंचाते हुए रियासत को हासिल करने में कामयाबी हासिल की और तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत को तरक्की के साथ अवामी बहबूद के कामों में कौमी सतह पर नंबर 1 मकाम पर ला खड़ा किया। పార్టీ పెడితే అయితేనేది మాత్రం ఉండదు, అదంతా అట్లా ఏం ఉండదు. కేసీఆర్ వదిలిన బాణమే అని రేవంత్ రెడ్డి అంటారు. రాజకీయంగా ఏదో అంటుంటారు అందరూ. రాజకీయ పార్టీలు కనుక రాజకీయ విమర్శలు చేస్తుంటారు. అది ఏదైనా కూడా అధికారంలో పార్టీని ప్రతి పార్టీ తెలంగాణ అన్ని పార్టీలు కూడా విమర్శ చేయడం అనేది సహజం. అది దేశంలో ఉన్న పార్టీ. ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీని అందరూ మెచ్చుకుంటారా దేశంలో? వాళ్ళని అంటారు. వేరే రాష్ట్రంలో కర్ణాటకలో ప్రభుత్వం ఉంటుంది, ఆ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారా? రాజకీయం అంటే అది గవర్నమెంట్ విమర్శించడమే ప్రతిపక్షాల పని ఏదో అంటారు. అది అదంతా అట్లేదు ఏముండదు. అదంతా ఎవరి బాణాలు ఏముండదు. అది ఇంకా తెలంగాణలో మరో కొత్త పార్టీ వస్తుందని షర్మిల పార్టీ పెడుతుందంటున్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీగా దాన్ని ఒక సీనియర్ రాజకీయ నేతగా ఎలా చూస్తారు? అది అవసరమా ఇప్పుడు? ఇదే మేజర్. మళ్ళీ ఒకటి చెప్పి మళ్ళీ ఒకటి పెడతావు. తెలంగాణలో వస్తున్న రాజకీయ పార్టీ కదా కానీ రాజ్యం ఎంతో మంది పెడుతున్నారు, చాలా చూసినాం మనం. ఇది కూడా చూద్దాం. రాజ్యం వస్తుంది అంటున్నారు. ఇక్కడ సంక్షేమ పథకాలు సరిగ్గా లేవని కూడా కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఒక్కటే रियासती वजीर ए इंदिराकरण रेड्डी ने कहा है कि अगर किसान तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा, लिहाजा वजीर आला चंद्रशेखर राव ज़राअत को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं और उन्हें तमाम सहूलियात मुहैया करवा रहे हैं। वजीर ने जिले निर्मल के ममदा मंडल में रैतु वेदिका की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं और उन पर अमल दरामद करके किसानों की हर मुमकिना मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के क़याम के बाद हुकूमत आबपाशी की सहूलियात, 24 घंटे बरखी, रैतु बंधु और किसान इंश्योरेंस मुतारिफ करवाकर किसानों को तरक्की देने के मकसद से इक़दामात को यकीनी बना रही है। टीआरएस के रुकने असेंबली व सदरनशीन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जीवन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से दरखास्त की है कि वो निजामाबाद जिले के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को फौरी एरागड्डा के पागल खाने को मुंतकिल करें। आरमूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकने असेंबली टीआरएस ने कहा कि बीजेपी के मायने बड़ा जोकर पार्टी है और इस जोकर पार्टी में 2 जोकर्स हैं, जिनमें बंडी संजय और निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद है। इन दोनों बीजेपी के दोनों कायदीन को पागल कुत्ते ने काट दिया है, इसलिए वो पागल कुत्तों की तरह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहने वाली शख्सियत के साथ किस तरह की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए, इस बात से भी अरविंद नावाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिले में बीजेपी के कम से कम 10 सरपंच और 10 एमपीटीसी भी नहीं है, लेकिन अरविंद का रवैया आमराना है। उन्होंने कहा कि एक कौमी जमात के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से अवामी खिदमत अंजाम देने वाले कायद को इस तरह के ओछे बयानात देना ज़ैब नहीं देता। टीआरएस रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने अरविंद को मशवरा दिया कि वो अपनी जबान काबू में रखें, वरना टीआरएस का कैडर उन्हें मुनासिब सबक सिखाएगा। टीआरएस एमपी नमन नागेश्वर राव ने आज लोकसभा में बात करते हुए तेलंगाना से जुड़े मसाइल पेश किए और मरकजी हुकूमत से उनकी जल्द यकसुई करने का मुतालबा किया। वो डेवलपमेंट को मन में रखते हुए ये अमेंडमेंट्स का भी जरूरत है। मैडम,
हम इस हाउस में एक बात जो है ना बोलना चाहता है। जब 15th लोकसभा चल रहा था, उस टाइम में यूपीए का जो है ना गवर्नमेंट था और फारूक अब्दुल्ला साहब भी उस टाइम में मिनिस्टर था। जब हाउस चलने का टाइम में कंटिन्यूअसली जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस था, स्टोन फेल्टिंग होता था, करीब करीब जो है ना 300 पीपल जो है ना एक्सपायर हुआ है। और उसी टाइम में ऑनरेबल फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बताया था, इधर एक तरह से हाउस चल रहा है और उधर जो है ना काफी कुछ डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस के बारे में बात करना चाहिए, वो डिस्टर्बेंस के बारे में सब लोग जो है ना लीडर्स उधर जाना चाहिए। और इसके बाद जो है ना गवर्नमेंट में ये डिसीजन लिया था, लीडर्स का साथ बात किया था। अपोजिशन में जो है ना स्वर्गीय सुषमा जी था, हम भी उस टाइम में जो पार्टी का लीडर था, हम लोग सब लोग सबको लेके चिदम्बरम साहब ने जो है ना जम्मू कश्मीर गया था 3 दिन। वहां का परिस्थिति जो देखा था, हम खुद जो है ना एक होटल में है, तो वो होटल से जो है ना आगे जो है ना जाने के लिए भी हम लोग को जो है अलो नहीं था। उस टाइम में ओवैसी साहब तो अभी नहीं है। हम सीपीएम का जो सीताराम जी, हम चिदम्बरम साहब को यह बताया, साहब आप सिक्योरिटी दो मत दो, हम लोग आके होटल में बात करके जो है ना रिटर्न जाने के नहीं है, जरूर जो है ना अंदर जाके जो लीडर्स के साथ हम लोग बात करना चाहता है। तब चिदम्बरम साहब ने यह बताया था, नहीं हम तो गवर्नमेंट का तरफ में तो आपको जो है ना प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। जो हम लोग जो सोचा था इधर ही बैठ के बात करने का, और हम लोग पहले इधर ही से बात के सबको बात करेगा, जो नहीं आया उसका पास हम लोग नहीं जाना बोल के बताया था, मगर हम लोग रुका नहीं था। येचुरी जी, हम दोनों और ओवैसी साहब ने वो लीडर्स का पास गया था। इसके बाद हमको सिक्योरिटी मिला, गया, बात किया। हम ये बात इसलिए इधर जिक्र करना चाहता है, वो कंडीशन उस तरह से था। अभी अच्छा हुआ, स्टेट बन गया। अभी स्टेट का बाद जो ना अभी इलेक्शंस होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। अभी हमारा साउथ इंडिया से भी लोग जो है ना जम्मू कश्मीर जाके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं। अभी रिसेंटली 2-3 आदमी हमको बात किया था, जम्मू में जो है ना जम्मू में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने आज कश्मीर के मुद्दे पर लोकसभा में चली बहस में हिस्सा लिया। में ज्यादा हैं, मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। आईपीएस में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है और आपके जो दिमाग में जो फीड किया गया है वो नफरत की बुनियाद पर। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुर्बत की सतह से नीचे का तनासुब 10.31 है और पूरे भारत में 21.92 है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे, नहीं करेंगे। चौथा बात यह कि आपकी गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रुकने पार्लियामान नहीं है। यह हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम ये कहते हैं, ये आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर ममालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप उनको लेकर गए ना। आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को लेकर गए, अब तीसरी मरतबा आप यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप लेकर जा रहे हैं। आखिर ये एफडीआई नहीं है? क्यों यूरोप के
तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि केसीआर के यू टर्न लेने से किसानों और खवातीन को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों से मुलाकात के प्रोग्राम के दौरान अपने खिताब में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर ने ज़राई शोबे और बहबूद को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया है। SC/ST प्लान के फंड्स को भी जारी नहीं किया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो 3 काले कानून पर अमल करने की कोशिश की है उससे किसानों को शदीद नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने धान की खरीदी के लिए जो मराकज़ कायम किए थे उसको बर्खास्त करने का भी केसीआर हुकूमत ने ऐलान किया है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी कबूल नहीं करेगी। సందర్భాల్లో మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా ఈ ప్రాంత రైతుల అవసరాలు తీర్చడం కోసం పసు బోర్డు కావాలని చెప్పి ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున మా దగ్గర వేల కోట్లు ఉన్నాయి, మమ్మల్ని ఓడించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు, మాకు సాటి రారు అని చెప్పి దొరసాని ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే, కాదమ్మా నీ దొరసాని పెత్తనం ఇక్కడ కొనసాగదు, ఇది జగిత్యాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ఓడించి పసుపొడ్డు కోసం పునాదులేసినటువంటి ప్రాంతం కూడా ఇది. ఇటువంటి ప్రాంతమే ఈరోజు మరొక్కసారి ఈ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు, వారి అల్లుడు గారు, మిగతా ఈ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వస్తున్న శాసనసభ్యుడు వీళ్ళందరూ కలిసి రైతులకు చేస్తున్నటువంటి వ్యతిరేక కార్యకలాపాలపైన ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఇచ్చి ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుందాం, ఈ రాష్ట్రం వీళ్ళ చేతుల నుంచి రైతులను కాపాడుకుందాం, ఆ కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఇక్కడి నుంచే చెప్పండి అని చెప్తే, నేను కూడా మీ అందరి పక్షాన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్వేష్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నాను. కిసాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు వారు. మన కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అనేక సంవత్సరాలుగా రైతుల కోసం तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर व मलकाजगिरी MP रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के 3 काले कानूनों से 80 करोड़ किसान गुलाम बन जाएंगे। पैदल यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन खवानीन से 3 कंपनियों को ही फायदा होगा। अगर 3 खवानीन पर अमल किया गया तो खरीदारी मराकज़ खत्म हो जाएंगे, अकल तरीन कीमतें नहीं मिलेंगी, मार्केट्स बंद हो जाएंगे, अदालत से किसान रुजू नहीं हो पाएंगे, राशन शॉप्स बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान ज़िराअत करते हैं, कारोबार नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को हर तरह की सब्सिडी और अराजी फराहम की और जिनके पास अराजी नहीं है उनको दही रोजगार जमानत स्कीम के तहत 100 दिन का काम भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुजरात के अदानी और अंबानी को मुल्क को गिरवी रखने वाली है। दिल्ली दौरे के बाद केसीआर को मोदी ने क्या कहा मालूम नहीं कि वो सर्दी बुखार से फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर अपनी बदनुवानियों की वजह से यू टर्न ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को उनकी पदयात्रा खत्म होगी। షాపులు ఎత్తేయడం జరుగుతుంది. మూడవది కనీస మద్దతు ధర, అంటే రైతులు పండించిన పంటకు కేంద్ర ప్రభుత్వము పకడ్బందీగా పేదలకు అన్యాయం జరగకుండా కనీస మద్దతు ధర చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్రధానంగా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపుగా 50 సంవత్సరాలు నిరంతరం కృషి చేసి ప్రతి పేదవాడికి, గ్రామాలలో వ్యవసాయం చేసే రైతులు బ్యాంకులో కోట్ల రూపాయలు చూసుకోరు, బీరువాలో బంగారం చూసుకోరు. ఊర్లో ఎకరం భూమి ఉంటే ఆ ఊరు నాది అని చెప్పుకొని, నాకు సొంతంగా భూమి ఉంది, నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నా అని నష్టం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా 10 మందికి పుట్టెడు అన్నం పెట్టడానికి ఆత్మగౌరవం కోసం వ్యవసాయం చేసిండు. ఎక్కడైనా గ్రామాలలో పిల్లనియాలనుకుంటే కూడా ఎన్నరకల వ్యవసాయం చేస్తాడు. ఎంత భూమి ఉందన్నారే చూసారు, కానీ బ్యాంకులలో ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి, లేకపోతే బీరువాల బంగారం ఉందా అని చూసే రోజులు కావు. అలాంటిది పేదవాళ్ళు ఆత్మగౌరవంతో బతకాలంటే దళితులకు, బీసీలకు, గిరిజనులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అసైన్మెంట్ పట్టాలు ఇచ్చి భూములను ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా భూస్వాముల దగ్గర 1000 ఎకరాల భూములుంటే సీలింగ్ చట్టం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న భూములన్నీ గుంజుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదలకు పంచిపెట్టింది. పేదలకు భూములు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కష్టపడి పండించిన పంటను అమ్మడానికి బజార్కి వెళ్ళినప్పుడు దళారులు కుమ్ముక్కై సిండికేట్ అయి పేదలు కష్టపడి పండించిన పంటను అగ్వసగ్వ కొని వాళ్ళ జీవితాలతో చెలగాటమాడుతుంటే పేదవాళ్ళ తరఫున ఆలోచన చేసి కష్టపడ్డ పంటకు కనీస మద్దతు ధరను ఇవ్వాలి అని చెప్పి
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒడ్లు కానీ మిర్చి కానీ లేకపోతే పత్తి కానీ కందులు కానీ రైతులు పండించే ప్రతి పంటకు దాదాపుగా మెజారిటీ పంటలకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చి ఎవరైనా ఆసాములు కనీస మద్దతు ధర కంటే తక్కువ కొంటే పీడీ యాక్ట్ పెట్టి జైల్లో వేసే విధంగా చట్టాలు కఠినమైన చట్టాలు తీసుకొచ్చి పేదలను రైతులను కాపాడే పని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. రైతులకు ఇంకా చేయాల్సింది ఉందని ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చి రైతు రుణమాఫీ చేసి రైతులను పూర్తి స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదుకున్నది. कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ सख्त रिमार्क्स करते हुए कहा कि केसीआर के खानदान में फूट पड़ गई है। मुगल सल्तनत की तरह चीफ मिनिस्टर के घर में औरंगजेब पैदा हुआ है। उन्होंने केसीआर को इंतबा दिया कि अब ज्यादा दिन तक वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। जगतियाल में किसानों के एक जलसे से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली से वापसी के बाद केसीआर में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं। दिल्ली के दौरे से कबल मरकज़ के मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की शिद्दत से मुखालिफत करने वाले केसीआर ने वापसी के बाद ज़रई क़वानीन की मुदाफ़ियत शुरू कर दी और इस पर अमलावरी भी की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर गाँव से धान की खरीदारी के मराकज़ ख़त्म कर देने का ऐलान किया गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि आम और मौस के अलावा बागबानी की काश्त करने वाले किसानों को अकल तरीन कीमतें अदा नहीं की जा रही हैं। इस जलसे से सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याक्षी गौड़, साबिक वजीर डी श्रीधर बाबू और दूसरों ने भी खिताब किया। వాళ్ళు ఉన్న చేత క్లియర్ అని చెప్పని కూడా పేర్కొంటున్నారు అని చెప్పంటున్నాను నేను. ఆయన మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి ఔరంగజేబు ఎట్లయితే మన షాజహాన్ దించేసిండో, ఇలా నీ ఇంట్లో ఉప్పులం పుట్టింది, నీ ఇంట్లో ఔరంగజేబు పుట్టిండో, వాడిని నేజెక్తులను దించగాడు ఊరుకోడని చెప్పని కూడా నేను మనం చేస్తామని చెప్పంటున్నాను. దయచేసి నేను కేవలం రాజకీయ వేదిక కాకుండా ప్రధానంగా ఈ అంశం వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి రైతాంగ యొక్క సమస్యల గురించి చర్చించుకోవడానికి మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. నిజంగా చాలా మంది రైతులు ఏదైతుందో వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఒక సమస్యలు వాళ్ళ వేదిక దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. నేను కొన్ని అంశాలు ఏదైతే మీకు క్లుప్తంగా వివరిస్తా. ఈ కనీస మద్దతు ధర వ్యవసాయం అనేది కేవలం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే కనీస మద్దతు ధర ఉన్నది. మేము వాణిజ్య పంటలకు కానీ హార్టికల్చర్ పండ్ల తోటల విభాగానికి కానీ ఈ కనీస మద్దతు ధర లేదు. హార్టికల్చర్ పండ్ల తోటల విభాగం అని చెప్పండి. విశ్వాసం ఉన్నోడు ఎవడన్నా. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने 20 फरवरी से 26 फरवरी तक 120 किलोमीटर की पदयात्रा अपने हलके भुवनगिर में करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पदयात्रा की इजाज़त देने के लिए वो इलेक्शन कमीशन और ज़िला एसपी को मकतूब रवाना किए हैं। उन्होंने कहा कि एसएलबीसी और दूसरे ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को फौरी तकमील करने के लिए पदयात्रा मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि नारकटपल्ली मंडल के ब्राह्मण वेल्डम से उनकी पदयात्रा शुरू होगी, जो हैदराबाद में वाक़ आबपाशी के इंजीनियर इन चीफ के दफ्तर पर खत्म होगी। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव नलगुंडा जिले के साथ मोहब्बत रखने का दिखावा कर रहे हैं। हकीकत में उन्हें जिले से कोई मोहब्बत नहीं है। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान नलगुंडा के एक भी ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एसएलबीसी प्रोजेक्ट की सुरंग की खुदवाई के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मजीद 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पर यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस ने कहा कि 6 दिन तक जारी रहने वाली पदयात्रा में 1000 पार्टी कारकुन और किसान शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के बाद भी अगर हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में नाकाम होती है तो ऐसी सूरत में वो मरण व्रत शुरू करेंगे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडर को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नव मुंतखब मेयर GR विजयलक्ष्मी को ये ओहदा हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए फ्लेक्सी बोर्ड लगाना महंगा पड़ा, क्योंकि जीएचएमसी के शोबे एनफोर्समेंट विजिलेंस के अहदेदारों ने ये बोर्ड निकालने के साथ साथ इस बोर्ड को लगाने वाले टीआरएस के लीडर, जिसकी शिनाख्त आतिश अग्रवाल के तौर पर की गई है, उन्हें 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। उन्होंने ये बोर्ड टीआरएस पार्टी सर्कल रोड में लगाया था। जीएचएमसी के उसूलों के मुताबिक इसके हुदूद में फ्लेक्सी बोर्ड लगाने पर पाबंदी है। बाज़ जहदकारों ने जीएचएमसी के शोबे एनफोर्समेंट विजिलेंस के डायरेक्टर को उनके ट्विटर के जरिए इस बोर्ड की तस्वीर के साथ
की गई शिकायत में इस खिलाफ वर्जी की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस शिकायत के बाद अहदेदारों ने इस लीडर को ई चालान जारी किया। जीएचएमसी के शुबे इन्फोर्समेंट विजिलेंस के अहदेदारों ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो पते की तफसीलात के साथ खिलाफ वर्जी की शिकायत करें ताकि ई चालान उन खिलाफ वर्जी करने वालों को जारी किया जा सके और उन फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकाला जा सके। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने रविंद्र भारती में मुनक्किदा शिवलाल महाराज की सालगिरह तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव गिरिजनों व लंबाड़ा तबके की फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर सोशल वेलफेयर के तहत कई एक इकदाम किए हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला KCR रियासत की अहम शख्सियात की यौम पैदाइश तकारीब सरकारी सतह पर मना रहे हैं। इस तकरीब को बीजेपी रुकने कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव, साबिक रुकने राज्यसभा हनुमंत राव और रामलू नायक जी विवेक वेंकट स्वामी ने भी मुखातिब किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,88,16,616 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 23,96,128 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,08,92,746 हो गया है, जबकि 1,55,550 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,96,428 हो गई है और 1,614 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 151 नए केसेस दर्ज हुए हैं और किसी की भी मौत नहीं हुई है। रियासत में फिलहाल 1,614 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में हफ्ते को दूसरे मरहले का कोविड टीका अंदाजी का प्रोग्राम शुरू हुआ। गांधी हॉस्पिटल में डायरेक्टर तिब्बी तालीम रमेश रेड्डी ने पहला टीका लिया। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डायरेक्टर विमला थॉमस ने दूसरा डोज लिया। रियासत भर में तकरीबन 140 मराकिज पर टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। टीका अंदाजी का पहला मरहला 16 जनवरी को हुआ था और पहले मरहले में टीका लेने वाले सेहत के वर्कर्स को दूसरा टीका दिया जा रहा है। अहदेदारों ने कहा कि ऐसे हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने पहले मरहले में टीका नहीं लिया वो 25 फरवरी को लें। टीका अंदाजी का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर अंजाम दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम ऑफलाइन में मुनक्किद नहीं किया जा सकता। टीका अंदाजी के मराकिज आने वाले अफराद के बुखार का मायना किया गया। हामिला खवातीन, 18 साल से कम उम्र बच्चों और दूध पिलाने वाली माओं को कोरोना का टीका नहीं दिया गया। साथ ही टीकों, ग़िज़ाई अशिया की एलर्जी, एंजेटिकल थेरेपीज वालों को भी ये टीके नहीं दिए गए। कोरोना का पहला टीका लेने के 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जा रहा है। मार्च के तीसरे हफ्ते तक महकमे सेहत और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 मरहलों में 2 खुराक दे दी जाएगी। तेलंगाना की रच्चाकुंडा पुलिस ने एक 19 साल लड़की के अगवा और उसकी इज्तिमाई असमत दरी की झूठी शिकायत का पर्दाफाश किया, जिसने घरेलू मसाइल पर अपनी इज्तिमाई असमत दरी की झूठी शिकायत के जरिए न सिर्फ अपने अरकान खानदान बल्कि पुलिस को भी गुमराह किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले की तफसीली जांच और जमाशुदा शवाहिद की बुनियाद पर यह पता चला कि इस लड़की के अगवा और उसकी इज्तिमाई असमत दरी का कोई भी मामला हुआ ही नहीं। इस तरह पुलिस को इस लड़की की शिकायत के झूठे होने का पता चला। यह मामला गुज़िश्ता 4 शुबे का है। उसकी शुरुआत लड़की की मां की जानिब से उसकी बेटी के अगवा से मुतालिक पुलिस से की गई शिकायत से होती है। अगले दिन जुमेरात को लड़की के बयान की बुनियाद पर उसकी असमत दरी की दफा का पुलिस ने इजाफा किया। उसका तिब्बी मायना करवाया गया और उसके बयान को कलमबंद करवाया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ दफात का इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से हासिल करदा शवाहिद और लड़की के बयान में काफ़ी तजाद पाया गया। लड़की से दोबारा बात करने पर उसने एतराफ़ कर लिया कि घरेलू मसाइल होने पर उसने घर छोड़ दिया था और बाद इस मामले में जब पुलिस की मुदाखलत हुई तो काफ़ी खौफजदा हो गई और इसी खौफ के आलम में उसने ये कहानी बना ली। साइंटिफिक जांच से इस बात का पता चला कि लड़की यामनमपेट इलाके में ऑटो से उतरी, जहां वो मामूल के मुताबिक जाती थी। उसने तकरीबन 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर दोबारा ऑटो लिया और अनोजीगुड़ा पहुंची। बाद उसने कुछ फासला दोबारा पैदल तय किया। पुलिस की टीम को इसका मोबाइल लोकेशन मालूम हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसको अपना मकाम बताने की ख्वाहिश की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ऑटो ड्राइवर से कबलजी हुए झगड़े के बाद लड़की ने इस जुर्म में उसके शामिल होने का इल्जाम लगाया। पंचायत इंतखाबात में सरपंच उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में मुकाबला करने वाली खातून ने वोट देने के बाद बच्चे को जन्म दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कलीदंडी मंडल के
कोरकोलूर सरपंच की उम्मीदवार एल कनका दुर्गा ने रियासत में जारी दूसरे मरहले की पंचायत इंतखाबात के हिस्से के तौर पर रायदही में हिस्सा लिया। उसके चंद मिनट बाद ही उसने दर्द की शिकायत की। इसको फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। इस सरपंच का ओहदा खातून के लिए महफूज है। उसने हामिला होते हुए न सिर्फ पर्चे नामजदगी दाखिल किया बल्कि इंतखाबी मुहिम में भी निहायती जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। रायदही के मौके पर वोट के इस्तेमाल के बाद बच्चे की पैदाइश पर वो काफी मसरूर है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।